हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 साइंस की क्लास है बेटा आपकी। ये आपका साइंस क्लास के अंदर मैंने पहले इसके डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं आपके पास 2 वीडियो पहुँच चुके होंगे। ये आपका तीसरा है, ये तीसरा लेक्चर है बेटा। एक बार देखिए, ये फर्स्ट आपका चैप्टर चल रहा है, पार्ट 1 भोजन। इसका मैंने टाइटल के बारे में भी आपको समझाया था कि ये कहाँ से आता है। इसका मतलब ये था कि इसमें आपको भोजन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जाननी थी कि आखिर इसके स्रोत क्या क्या हैं, ये कहाँ से आता है, कहाँ से हम इसको अपने शरीर के अंदर लेते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होता है, उसके स्रोत क्या हैं भोजन के। तो अगर हमारी बात करें तो ये भोजन के रूप में जैसे स्रोत देखें तो पौधे भी हैं और जंतु भी है। ये दोनों चीज़ों का डिस्कशन हो चुका था, दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको समझा चुकी थी बच्चों। अब इसके बाद आपका ये नेक्स्ट है जो टॉपिक, भोजन के रूप में पौधे के भाग। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ये भोजन के रूप में पौधे के भाग में आपको ये जानना है कि आखिर पौधे के किन भागों को हम भोजन के रूप में अपने शरीर के अंदर लेते हैं या ग्रहण करते हैं। तो पौधे के जो भाग हम ग्रहण करते हैं ये आप सभी जानते भी हैं, पहले की क्लास में आपने पढ़ा भी है। और एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा दूं, एक बार फिर से बोल दूं कि जैसे पत्ती है, फूल है, फल है, बीज है और तना है, जड़ है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि पौधे के इन भागों का हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। मैंने यहाँ पर एक चित्र भी बनाया है बेटा, इसमें कुछ समझाना है आपको। ये चित्र सभी कॉपी में अपने बना लेंगे। आज ये आपका तीसरा जो आपका ये देख रहे होंगे आप कि पार्ट 1 में आज ये तीसरा आपका क्लास है, तीसरी आपके क्लास के अंदर ये आपका तीसरा लेक्चर है। तो ये इसके अंदर जो आपको पॉइंट मैंने लिखा, ये हेडिंग है भोजन के रूप में पौधे के भाग। उसके अंदर आपको ये चित्र बनाना है। ये हेडिंग डाल के फिर ये आप ये चित्र बनाएंगे इसको। और इस चित्र में कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। एक बार आप बोर्ड पर इसको अच्छे से वीडियो में देख लीजिएगा और इसको कि कैसे कैसे कौन कौन से ये भाग हैं। जैसे पौधे के ये भाग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मैंने आपको एक पौधे का छोटा सा ऐसी नमूना बनाया है, चित्र द्वारा इसको कुछ बातों को समझा रही हूँ मैं, कुछ पॉइंट को डिक्टेट कर रही हूँ कि पौधे के कौन कौन से भाग हैं, है ना। तो इसमें पौधे के भाग में देखिए, नीचे जो है, नीचे ये आपके जो दिख रहे हैं ये इनको बोलते हैं हम जड़ें। ये पौधे की जड़ें हैं जो जमीन से लगी हुई रहती हैं। इसी के द्वारा पौधा सीधा खड़ा रहता है। तो इस जड़, जो ये जड़ है, इन्हीं को बोलते हैं हम विज्ञान की भाषा में मूल। क्या बोलते हैं? मूल। तो ये मूल आपका, ये आपका कहलाता है, ये जड़ का ही एक रूप है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि ये मूल मतलब, यहाँ पर मैं लिख भी दूँ अगर आपको याद नहीं रहे, मूल का मतलब है जड़। जड़, तो जड़ में आपको 2 तरीके के यहाँ पर दिख रहे होंगे, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। ये 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं सामने बोर्ड पर। देखिए इधर जहाँ मैं बता रही हूँ, प्राथमिक मूल जैसे आपका जो जमीन के ऊपर, यानी कि जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है प्रत्यक्ष अपनी आंखों से, वो आपकी प्राथमिक मूल है। द्वितीयक मूल उसके नीचे वाली जो जड़ें जो जमीन के अंदर धसी होती हैं, यानी कि अंदर की तरफ जो धसी होती है, जिनके द्वारा वो जमीन से जुड़ाव होता है, वो आपकी कहलाती है द्वितीयक मूल। ये दोनों चीज़ें आपकी मिलकर बनती हैं मूल तंत्र। ये आप सब अपनी कॉपी में चित्र बनाएंगे और इसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने इसको दर्शाया है, ऐसे कॉलम बना के। तो एक बार आप देख लें वीडियो के अंदर, आपको समझ में भी आ जाएगा बेटा। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करती हूँ, आप जिससे अच्छे से समझ लो। पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर बेटा मैंने स्टार्ट किया था भोजन के जो बारे में बताया था, उसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि भोजन का हमारा मुख्य स्रोत क्या होता है। पौधा भी होता है, जंतु भी होता है, और पौधे के भी कई सारे भाग बताए थे, और जंतु भी मैंने अपन ने ये बताया, ये चीज़ का डिस्कस हो चुका था कि जंतु भी हमारे खाने के लिए हम उन पर डिपेंड हैं। क्यों? क्योंकि कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं जिनका भोजन ही जंतु है, उनका मांस है। तो
इस तरीके से। और हम एक वेजिटेरियन की बात करें, अगर हम शाकाहारी की बात करें तो हम जंतु पर दूध के लिए निर्भर हैं, मक्खन है, घी, दूध से ही सब कुछ निर्मित होता है। तो इस तरीके से पहले लेक्चर में मैंने ये समझाया था। दूसरे वाले में मैंने आपको ये बताया था, फिर से उसी को रिपीट करते हुए फिर आगे बढ़े थे कि आखिर जो भी भाग होते हैं यानी भोजन के, जो हम ग्रहण करते हैं अपने शरीर के अंदर, वो क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत होती है। तो शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा आए ताकि हम अपने कार्यों को संचालित और सुचारू रूप से कर सकें, हम उसको अच्छे से कम समय में और बिना थकान के पूरा कर सकें, इसलिए हम भोजन करते हैं। तो भोजन का मैंने आपको बताया था कि भोजन आखिर करते क्यों हैं, ये आपको क्या देता है, ठीक है। तो इसका आपको उत्तर था कि भोजन आपको स्फूर्ति लाता है, भोजन से आपको ऊर्जा मिलती है, भोजन से आप किसी भी कार्य को आसानी से करते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर बेटा अपने जो पहले के दोनों लेक्चर थे उनको मैंने इन्वॉल्व कर लिया, उनको मैंने जोड़कर उनकी सारी बातों को आपको इकट्ठा करके बता रही हूँ मैं। तो ये मेरे दूसरे वाले लेक्चर में था, दूसरे वीडियो के अंदर। अब आपका ये जो तीसरा लेक्चर जा रहा है, ये तीसरा जो आपका पार्ट का जो भाग है, उसके अंदर आपको ये हेडिंग है भोजन के रूप में पौधे के भाग। क्योंकि आपका ये बेटा पार्ट ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद बस ये आपका आज का जो ये पार्ट है उसके बाद आपका लेसन ओवर है, आपका पार्ट ख़त्म है, पार्ट के आपका ओवर है। इतने मैटर आपके थे, इतने पॉइंट आपके थे, इतने टॉपिक आपके थे जो आपको पढ़ने थे, ठीक है। तो एक बार फिर से अच्छे से देखते जाएं, मैं एक बार डिटेक्ट कर दे रही हूँ, इनको समझा दे रही हूँ, फिर इनके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। प्रश्न उत्तर सभी को इनका प्रश्न उत्तर भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिख के दे दूंगी, प्रश्न भी और उत्तर भी। तो आप सभी अपने क्लास वर्क और की जो भी आपकी होमवर्क कॉपी है, क्लास वर्क कॉपी के अंदर तो आप अपनी नोट्स जैसे अपने जो भी क्लास के हिसाब से आपको बनाना है, आप अपने पॉइंट को लिख सकते हैं। बाकी होमवर्क कॉपी के अंदर आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि होमवर्क कॉपी आपकी बनेगी। होमवर्क कॉपी के अंदर मैं जब प्रश्न उत्तर आपके नेक्स्ट वीडियो में लिखूंगी, यहाँ पर आपको सेंड कर दूंगी, तब आप उसको उसी चीज़ को आप तुरंत कॉपी कर लेंगे SW के अंदर, तो चेक हो सकेगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। अभी तो आप समझ लें ये आज आपका पार्ट 1 ख़त्म है। तो बेटा भोजन के रूप में पौधे के भाग, ये मैंने आपको बोला कि ये अपनी हेडिंग डालने के बाद आप ये चित्र बनाएंगे। चित्र में अब मैं दोबारा यहाँ पर आती हूँ। चित्र में आप देख रहे हो कि ये प्राथमिक और द्वितीयक मूल की मैंने चर्चा की। प्राथमिक मूल बेटा वो होते हैं जो हमें यानी दिखाई दे रहे हैं, जो जड़ें हमें ऊपर नज़र आती हैं, जैसे जो शुरुआत की जड़ें होती, कहने का मतलब है कि ये ऊपरी, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऊपरी जो जड़ जो हमें दिखाई देती है लगभग कुछ हद तक, तो वो होती है प्राथमिक। और द्वितीयक मूल होती है वो जो ज़मीन के अंदर होती है, जो हमें यानी पूरे पौधे को जो ज़मीन से बांधे रखती है, तो वो द्वितीयक मूल। तो प्राथमिक और द्वितीयक मूल मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, मूल तंत्र। और मूल क्या है, जड़। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि मूल को ही कहते हैं जड़, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं। ऊपर जो जड़ों से अटैच होती हैं, जिनके द्वारा शाखाएं निकली होती हैं, वो आपका कहलाता है तना। यह देखिए, ये बीच का जो भाग है, जड़ें जिनके सहारे से ऊपर चल रही हैं, यानी जड़ों से जो ऊपर की तरफ जो जा रही है, जिससे शाखाएं निकली हैं विभिन्न प्रकार की, तो वो शाखाओं में पत्तियां लगी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, तो जिनसे शाखाएं निकलती हैं बेटा, उसको कहते हैं हम तना। यह सभी को दिख रहा है बेटा यहाँ पर, ये आप ध्यान से देख लें कि मैंने एरो किसको बनाया है, तो ये तना है। तना इसके बीच का भाग हो गया, जिससे कि शाखाएं निकली हैं। शाखाओं में देखो, ये तो आपकी पत्ती हो गई, ये पत्ती दिख रही सबको, ये पत्ती है। पत्ती के बाद इससे पत्तियां जुड़ी हुई हैं, ऐसे ऐसे मैंने एक ये बनाई, एक ये बनाई। इसी में आपको मैंने एक नोटिस किया हुआ है, यहाँ पर एरो लगा के फल भी लग गए हैं, है ना। इसके अंदर जैसे फल भी निर्मित हो रहे हैं अभी, जैसे नया कहते हैं ना कि बिल्कुल अंग यानी कि विकास हो रहा है, उस तरीके से ये तुम्हारी फल का निर्माण हो रहा है, ये बिल्कुल। तो उस चीज़ को हमने ये दिखाया हुआ है। ये पुष्प है, पुष्प यानी फूल, पुष्प यानी फूल,
ठीक है, तो ये भी समझ लो, ये पुष्प है, ये पत्ती हो गई। और कलिका मतलब क्या होता है बेटा? कलिका का मतलब होता है कि जो अभी कली के रूप में है और आगे चल के ये फूल बन जाएगी। ठीक है, तो ये अभी कली के रूप में है, यानी छोटा, अभी इसका छोटा एक मूल टाइप का ऐसे निकला उभार, एक छोटी उभार के रूप में ये है, और आगे चल के ये किसका रूप ले लेगी? फूल का। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। ये लिखा मैंने बेटा नॉड। नोट का मतलब क्या होता है? नोट का मतलब होता है कि जिससे पत्ती जुड़ी होती है, जहाँ से पत्ती का जुड़ाव होता है, उस पत्ती के यानी तने और पत्ती के उस भाग को अपन कहते हैं नोट। यानी तने के जिस भाग से पत्ती जुड़ी होती है उसे हम कहते हैं नोट। तो प्लीज़ बेटा ये सारी चीज़ें एक बार फिर से देख लें। मैं एक बार फिर से डिक्टेट कर रही हूँ, एक बार और देखें। एक पौधा मैंने बनाया हुआ है, पौधे के अंदर आप देख रहे होंगे मैंने इसके जड़ों को दिखाया है। ये प्राथमिक मूल, ये द्वितीयक मूल, दोनों को मिला के बेटा ये आपका मूल तंत्र है। और उसके ऊपर जब आप चलेंगे तो ये तना है, तनों से ये शाखाएं निकली हुई हैं, शाखाओं में पुष्प लगी हैं, फल लगे हैं। ठीक है, ये मैंने अलग अलग आपको दिखाया है। और फिर पत्ती लगी हुई है। और फिर मैंने आपको ये चीज़ बताई कि कलिका का मतलब होता है फूल का क्रमिक रूप, यानी फूल का पहला रूप, फूल का प्रारंभिक रूप। जो कली है, कली वो निर्मित होकर आगे चलकर वो निर्मित होकर फूल का निर्माण करेगी, विकास करेगी, यानी कली जो है अपनी विकास करेगी फूल के रूप में। तो ये कली से फूल बनता है। फिर ये मैंने लिखा नॉड। नॉड मतलब होता है तने के जिस भाग से पत्ती जुड़ी है उस भाग को हम कहते हैं नॉड। तो ये बेटा आप सारी अपनी कॉपी के अंदर ये चित्र बनाएंगे और इसको ऐसे दिखाएंगे जैसे मैंने ये आपको दिखाया हुआ है। फिर इसके बाद मैंने इस इतने भाग को, जो जड़ के ऊपरी हिस्सा है, उसको मैंने लिखा है प्रोह, यानी प्रोह तंत्र। ये प्ररोह तंत्र क्या है? प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र का मतलब हो गया कि जड़ के ऊपरी हिस्सा, यानी पौधे के जड़ के ऊपरी भाग को हम बोलते हैं प्ररोह तंत्र, प्ररोह तंत्र। और इसके नीचे भाग को हम कहते हैं मूल तंत्र। तो आप इन दो तंत्रों में अपना ये पूरा पौधा विभाजित हुआ। तो पहला क्या बेटा फिर से देखें, मूल तंत्र यानी जड़ का नीचे वाला भाग, और जड़ से ऊपर वाला भाग जितना है वो किसके अंदर आता है? प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र के अंदर आपके तना, कली, पत्ती, पुष्प, फल, नॉड, ये प्ररोह तंत्र के अंदर आते हैं। प्ररोह तंत्र के अंदर ये हो गए, तो दो विभाजित हो गए आपके मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र। अब आपका मैंने इस साइड में क्या लिखा है? इस साइड में लिखा है मैंने आपका कि उदाहरण में देखिए बेटा, एक बार आपको साइड में दिख रहा होगा बोर्ड पे, इधर ध्यान दें। उदाहरण में मैंने लिखा आपके भोजन के रूप में पौधे के भाग के अंदर उदाहरण लिया है सरसों। तो सरसों का भाग जैसे पत्ती, सरसों के हम दो भागों को भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो एक ये पत्ती और दूसरा बेटा क्या लेते हैं हम? बीज। इधर देखें, पहला क्या लेते हैं बेटा? पत्ती, और दूसरा क्या लेते हैं हम? बीज। पत्ती का कौन सा भाग हम पत्ती के रूप में हम सरसों का क्या खाते हैं? जरा बताएं। आपको अगर आपके घर में बनता होगा तो, और नहीं तो मैं बताती हूँ। सरसों जो है, सरसों का जो पौधा, उसके दो चीज़ों का उपयोग आप खाने के रूप में करते हैं। एक है पत्ती और दूसरा है बीज। पत्ती के रूप में आप जो है साग का सेवन करते हैं। सरसों का साग बोलते हैं ना, सरसों का साग बना दो। सरसों का साग बनता है, अधिकतर घरों में बनाया भी जाता है ठंडे के मौसम में। तो ये सरसों का साग जो है वो क्या है? पत्ती है ना, पौधे का पत्ती वाला भाग। तो सरसों के आप पत्ती वाले भाग को भी खाते हैं साग के रूप में, और सरसों के बीज को भी आप खाते हैं किस रूप में? इधर क्या लिखा है मैंने? तेल। क्योंकि सरसों के बीज से बेटा क्या बनता है? तेल। क्लियर हो रहा है? ये आपको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर आप इसी तरह से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप भूलें नहीं। इस तरह से चित्र बनाएंगे और ऐसे नोट करेंगे। अब देखें, सरसों में ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
सरसों के ये पत्ती वाले भाग में साग मैंने लिखा, और बीज के रूप में तेल। अब सरसों के तेल का तो आप जानते ही हो, इन्हीं से सब्जियां बनती हैं, इन्हीं से आप कोई भी चीज़ ऐसे बस जो भी आपकी मम्मी बनाती है आपके घर में, वो तेल से ही निर्मित होता है। चाहे वो सब्जी हो, चाहे कोई भी चीज़, दाल हो, छौंकना है, जो भी करना है आपको बनाना है, तेल में ही डालते हैं। तो वो सरसों का तेल अधिकतर से लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा मूंग। मूंग भी जो है, मूंग दाल है, इसमें हमने लिखा खाने योग्य अंकुरित भाग। मूंग तो एक तो दाल के रूप में सेवन होता है, यानी कि इसका अंकुरित भाग तो हम ऐसे कच्चे रूप में खाते हैं, और दूसरा हम दाल के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो यानी आपके दो हो गए भाग। एक तो देखें आप बेटा इधर, एक तो अंकुरित भाग, यानी कि मूंग को अगर आप जो है भिगो दे रात में, और फिर ये आपके घर में आपकी मम्मी को पता होगा, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, मूंग की दाल को अगर भिगो दें रात में, सवेरे उठ के उसके पानी को निकाल दें, फिर एक कपड़े में करके उसको बांध दें, तो आप देखेंगे अगर कुछ घंटों तक उसको रख देते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे कलिका के रूप में कुछ उसमें से निकल आता है। वो निकलना, वो जो कलिका के रूप में जो मूंग में से निकलता है, उसी को हम बोलते हैं अंकुरित। क्या बोलते हैं बेटा? अंकुरित। तो मूंग अंकुरित हो गया, यानी मूंग का अंकुरित भाग है वो। तो ये आपका मूंग एक तो दाल के रूप में हो गया, जो आप दाल डायरेक्ट आप मूंग की दाल बना रहे हैं तो दाल के रूप में आप सेवन कर रहे हैं, भोजन के रूप में आप खा रहे हैं, दाल बना रहे हैं मूंग की। और एक होता है अंकुरित भाग, तो अंकुरित यानी कि उसको भिगो दिया, भिगो के सब आप जो है उसको छान लिए, पानी हटा दिया, फिर उसको भीगे कपड़े में रख दिया, तो उसमें से बीज निकल आया, तो वो अंकुरित हो गया। तो आप यानी मूंग के भी आप दो रूपों का सेवन करते हैं, एक तो अंकुरित कच्चा और एक पकाकर। तो समझ में आ रहा है बेटा आपको? ये सारे कॉपी के अंदर अपने नोट कर लें। तीसरा मैंने लिखा है फूलों से शहद। ये फूलों से शहद का क्या मतलब है बेटा? फूलों से शहद का निर्माण, अब ये बताइए मुझे, शहद का निर्माण फूलों से शहद का निर्माण कौन करता है? आप सभी को पता है, फूलों से शहद का निर्माण जो है मधुमक्खियाँ करती हैं। जो मधुमक्खियाँ फूलों से क्या लेती हैं? बोलिए। फूलों से वो मीठा रस चुरा लेती हैं, सारे मीठे रस को वो चुरा के इकट्ठा करती हैं, और इकट्ठा करके वो छत्ते, मधुमक्खी अपना छत्ते का रूप दे देती है, और छत्ते का रूप देते देते वहाँ पर सारी कलेक्ट करते उस छत्ते के अंदर शहद का निर्माण होता है। एक बार फिर से देखिए बेटा, फूलों से शहद का निर्माण कौन करता है? फूलों से शहद का निर्माण मधुमक्खियाँ। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, मधुमक्खियाँ। आप लिख लेना ये कॉपी के अंदर, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी करती है फूलों से शहद का निर्माण, तो ये भी कॉपी के अंदर आप लिख लीजिएगा। तो ये फूलों से शहद का निर्माण मधुमक्खी करती है। कैसे करती है बेटा? फूलों से मीठा रस चुराती है, फूलों से वो अपना रस सारे इकट्ठा करती है, इकट्ठा कर करके छत्ते के रूप में वो निर्माण कर देती है, कहीं भी छत्ता बना देती है। और वो छत्ते को जब तोड़ा जाता है या छत्ते को हटाया जाता है, तो वहाँ से काफ़ी मात्रा में शहद इकट्ठा मिलता है। तो इस तरीके से शहद का निर्माण होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि फूलों से शहद बनता है, और बनाने वाला कौन है बेटा? मधुमक्खियाँ। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ तक आपने पढ़ा कि भोजन के रूप में पौधे के किस तरह से आप देखते हो कि वो कैसे कैसे हम उसको खाने के रूप में ले रहे हैं, और कौन कौन से भाग ले रहे हैं। कभी सरसों देखा आपने, कभी मूंग देखा आपने, और लास्ट में आपने देखा कि फूलों से शहद भी बन रहा है, जिसको हम खाने के रूप में ले रहे हैं। विभिन्न प्रकार की दवाइयों के रूप में भी शहद का सेवन होता है ना? तो विभिन्न प्रकार की ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसमें शहद डालते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती, बच्चों के भी कुछ, बच्चों के जो यानी उनका जो होता है प्रोडक्ट, छोटे बच्चों का खाने वाला, उसके अंदर भी शहद का होता है। बहुत सारी चीज़ों में शहद का उपयोग होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भोजन के रूप में हम पौधे के कई भागों को हम खाते हैं। अच्छा, अब देखें, इसके बाद मैंने लास्ट आपका यहाँ पर है, मैंने लिखा हुआ जंतुओं का वर्गीकरण। बेटा आपका पाठ खत्म, आपका यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, आपका पाठ 1 आज पूरा हो गया तीसरे आपके क्लास के अंदर। तो आप प्लीज़ अपने ये वाली क्लास के अंदर जितनी भी बातें हैं कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो टाइप करके पूछ लीजिएगा।
तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, मैं इसके बाद प्रश्न उत्तर कराऊंगी जिसे आप SW की कॉपी में करेंगे। लास्ट आप देख लें एक बार, जंतुओं का वर्गीकरण। बेटा लास्ट में आपको जंतुओं के बारे में बताया है कि आखिर जंतु मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि जंतु पर आप किस तरह से निर्भर है, आप जंतु के किस तरह से जंतु पर डिपेंड है भोजन के रूप में। मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया था, बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो जंतु का मांस खाते हैं, और जो वेजिटेरियन होते हैं वो जंतु का क्या लेते हैं, जरा बताएं। मैंने बताया है एक बार, अभी आज भी बताया है, वो जंतु का दूध। जैसे गाय से हमें क्या मिलता है, भैंस से हमें क्या मिलता है, दूध। और दूध से आपको पता ही है कितनी तरह की चीज़ें बनती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम किस में लेते हैं, भोजन के रूप में, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा। लास्ट एक पॉइंट पर मैं डिस्कस करूंगी बेटा, एंड क्लास अपनी ख़त्म करूंगी। जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण आपका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कितने भाग दिख रहे हैं आपको, 3 हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। कितने हो गए बेटा, 3 हो गए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, है ना। तो शाकाहारी का मतलब ऐसे जंतु जो केवल घास फूस खाते हैं, यानी ऐसे जंतु जो केवल घास है, हरी सब्जियां हैं, या घास जो हरी घास है उसका सेवन करते हैं। जैसे बेटा गाय, शाकाहारी का उदाहरण क्या लिखोगे, गाय। नेक्स्ट है मांसाहारी ऐसे जंतु जो शाकाहारी जीव को खाते हैं, तो वो क्या है बेटा, शेर। जैसे आपको पता है शेर अधिकतर गाय को खाता है, तो यानी मांसाहारी के अंदर आप उदाहरण क्या लिखेंगे बेटा, शेर। तो ये आपको समझ में आ रहा है, कॉपी के अंदर लिख लेना, ठीक है। तो मांसाहारी क्या होते हैं, ये मैं प्रश्न उत्तर जब आपको करवाऊंगी ना, तो इसके प्रश्न के उत्तर लिखवा दूंगी कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी कौन कौन से जंतु किसे कहते हो आप, वो मैं प्रश्न उत्तर के अंदर लिखवा दूंगी। तो शाकाहारी में आप अभी तो आप सुन लो, शाकाहारी का मतलब ऐसे जंतु जो केवल घास फूस खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, उदाहरण गाय। मांसाहारी का मतलब ऐसे जंतु जो शाकाहारी जीव को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर। एंड लास्ट बेटा सर्वाहारी का मतलब है जो यानी घास फूस भी खाता है और मांस भी खाता है। ऐसे सर्वाहारी में कौवा है, चील है, तो ये सारे ऐसे पक्षी हैं जो यानी इनको मिल जाए तो ये दाना भी खा लेते हैं, अनाज भी खा लेते हैं, और इनको मिल जाए तो मांस भी खा लेते हैं, ठीक है। तो बेटा आज आपका पाठ 1 पूरा हुआ, जो आपका पाठ 1 भोजन, ये आपका खत्म हुआ। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा मैं प्रश्न उत्तर आपके करवाऊंगी, जिसे आप SW की कॉपी में करेंगे, ठीक है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।